नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था एसी और डीसी धारा के बारे में कि कहां से एसी प्राप्त होती है, कहां से डीसी प्राप्त होती है। विद्युत के इतिहास की यदि बात की जाए तो बहुत पुराना इतिहास नहीं है इसका, 200-225 साल हुए हैं। 1800 ईस्वी में शुरू हुआ और आज के दौर में भी इसमें तरक्की जारी है। तो शुरुआती जो दौर था वो डीसी का था भाई। जब वोल्टा ने बैटरी बनाई थी 1799-1800 के अंदर, तब उसने डीसी का आविष्कार किया और तब से लेकर लगभग 60-70-80 सालों तक डीसी का ही प्रयोग चलता रहा था। उसके बाद में दौर आया एसी को, लेकिन कुछ मतलबी लोगों ने एसी को आगे आने नहीं दिया, एसी को बदनाम किया गया। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा एसी धारा को, जिस तरह से अब आपको करना पड़ रहा है नौकरी के लिए, सेम उसी प्रकार एसी को भी अपनी छवि बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष एसी धारा ने नहीं किया, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिकों ने किया, या जो उद्योगपति थे जो उसको मार्केट में लाना चाहते थे उनका भी बहुत विरोध हुआ, क्योंकि लंबे समय के दौरान डीसी का प्रयोग किया जा रहा था। उसके गुणों के बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, लेकिन एसी के गुणों के बारे में कोई नहीं जानता था। एसी को बदनाम किया गया कि ये खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये, और जो किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड दिया जाता था तो उसको एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाकर एसी धारा प्रदान करके लोगों को वीडियो बना के दिखाई गई कि देखो किस तरह से एसी खतरनाक है, आंखें बाहर आ जाती है इससे, आंखें तो डीसी से भी ज्यादा आ जाती है। ये नहीं बताया उन लोगों ने, तो वो चर्चा अपने करते रहेंगे। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है चालक, अचालक और अर्धचालक के क्या होते हैं। चालक अर्थात कंडक्टर क्या होते हैं, अचालक अर्थात इंसुलेटर, और क्या होते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। इससे पहले पढ़ लिया था कि सभी पदार्थों की एक परमाणु संरचना होती है। पिछले टॉपिकों में आपने अध्ययन किया था कि हर एक पदार्थ के पास एक परमाणु होता है, परमाणु की एक निश्चित संरचना होती है, और सभी पदार्थों में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, और दूसरा था आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब फिर यह कहा गया कि इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा में मौजूद होते हैं, जो कौन सी कक्षा में, लास्ट ऑर्बिट के अंदर अंतिम कक्षा में मौजूद होते हैं, उसी के आधार पर आपके जितने भी पदार्थ हैं उनके वैद्युतिक गुणों को समझाया गया है भी। तो पदार्थों के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही किसी पदार्थ के वैद्युतिक गुणों को समझा जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपकी आईटीआई की यदि बात की जाए, आईटीआई लेवल की बुकों की बात की जाए, तो उसके अनुसार किसी पदार्थ की अंतिम परमाणु कक्षा में कहते हैं कि यदि 1, 2 या 3 पदार्थ की अंतिम परमाणु कक्षा में कहते हैं कि यदि 1, 2 या 3, ठीक है, इसके अलावा भी आगे चले तो 5, 6 या 7 मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में पाए जाएं, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन रखने वाले पदार्थ हैं वो चालकों की श्रेणी में आते हैं। वो क्या बनते हैं भी, वो चालक बनते हैं। अब बात करें उन पदार्थों की जिन पदार्थों की अंतिम परमाणु कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम परमाणु कक्षा पूर्ण हो, 8 इलेक्ट्रॉनों युक्त हो, तो उन पदार्थों को नाम दिया गया अचालकों का। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं आपकी किताब के अनुसार, अचालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों के अंतिम परमाणु कक्षा में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल कितने होते हैं अंतिम में, 4, उन पदार्थों को नाम दिया गया अर्धचालक। तो भौतिक रूप से हमने पदार्थों की संरचना का अध्ययन कर लिया, रासायनिक क्रियाएं किस प्रकार से होती है ये भी समझ लिया, वैद्युतिक गुण किस प्रकार से स्पष्ट होते हैं, तो वो उन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से समझा जा सकता है। तो आपके आईटीआई लेवल के अंदर ये बात बताएगी है कि 1, 2, 3, 5 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो चालक की भांति व्यवहार करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब यदि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इस थ्योरी के अंदर भी एक अपवाद है। अब जो आपकी आईटीआई लेवल की किताबें हैं उसके अंदर ये जो बातें बताई गई है ये आज के दौर में सही नहीं है, इनमें कुछ बदलाव किया जाना जरूरी भी है, क्योंकि आप लगातार उन्हीं बुक्स को पढ़ते आ रहे हो और एक ही रूढ़िवादी तरीके से चीजें पढ़ते आ रहे हो, अपडेट नहीं हो पाए हो। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो आईटीआई लेवल तक तो ये सही है, लेकिन उसके बाद में जो वास्तविक थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये अपवादित है। अब कहते हैं कि परमाणु संरचना के नियम जब से हमें मिले हैं,
जब से मैं परमाणु के बारे में, देखो विद्युत की खोज बहुत पहले हो गई थी, उसके बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले धारा प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन के बाद में माइनस से प्लस चलती थी। तो जब परमाणु संरचना के नियम हमें पता लगे हैं तो इससे एक नई थ्योरी का जन्म हुआ और उससे पता लगा कि जिन पदार्थों की अंतिम परमाणुविक कक्षा में, जिन पदार्थों की अंतिम परमाणुविक कक्षा में 4 से कम, किससे कम, 4 से, जिन पदार्थों के अंतिम परमाणुविक कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 से कितने हो, कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 से कम कितने हो जाएंगे भी, तो ये हो जाएंगे 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो ये पदार्थ बनते हैं आपके चालक। इस प्रकार के पदार्थों का व्यवहार किसकी भांति होता है, चालकों की भांति। उसके बाद में कहा गया कि जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 4 से कितने हो, अधिक इलेक्ट्रॉन हो। अब 4 से अधिक में क्या आ जाएगा, 5, 6, 7, तो इस प्रकार के पदार्थों का जो व्यवहार होगा, और सॉरी 7 के बाद में 8 भी, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होगा उनका जो व्यवहार होगा वो अचालकों की भांति होगा। वो किसकी भांति होगा भी, अचालकों की भांति। और जिन पदार्थों की अंतिम परमाणुविक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो बनते हैं भी किसकी भांति व्यवहार करेंगे वे पदार्थ, अर्धचालकों की भांति। तो ये इस प्रकार से इसको व्याख्यात किया गया है। आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, प्रश्न किसी भी रूप से आ सकता है भी, ठीक है ना। मोस्टली यदि आपने साइंस पढ़ी है 10th के बाद में ITI ना करके 11, 12 साइंस से किया तो आपको पता लगेगा, हाँ 2020-21 में पास आउट नहीं होने चाहिए, वो आपको पता है क्यों नहीं होने चाहिए। तो ये एक विशेष क्रम दिया गया है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे पदार्थ के वैद्युतिक गुणों को समझने के लिए। तो ध्यान से याद रख लेना इस चीज को, आप नोट भी कर सकते हो कि किस प्रकार से चालक, अचालक और अर्धचालक का निर्धारण होगा। चलो इसको कुछ डायग्राम या चित्र से अपने समझने का प्रयास करते हैं भी। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 पदार्थों की परमाणु संरचना आपके सामने प्रस्तुत की गई है भी। सबसे पहले Al यानी कि एल्युमिनियम की है, फिर Cu यानी कि कॉपर की है, फिर Ag यानी कि चांदी की है। अब ध्यान से देखना, जो आपका एल्युमिनियम है इसकी अंतिम परमाणुविक कक्षा, 4 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 है और तीसरी में 3, 13 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। तो अंतिम कक्षा में ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन और ये रहा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में बात करें तांबे की 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अंतिम कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में बात करें किसकी, चांदी के, तो अंतिम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, कुल 47 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इनमें से बढ़िया चालक कौन सा है, डायग्राम देख के बताओ। और आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि सबसे उत्तम चालक का जो उदाहरण है, सबसे उत्तम जो चालक है वो कौन सा है भी, वो आपका चांदी है। तो चांदी के अंतिम कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 ही है, सबसे उत्तम। तो इसके हिसाब पे इन 3 की तुलना करें, मान लेते हैं दुनिया में 3 ही चालक हैं, इनकी तुलना करें तो आपके हिसाब से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला तो एल्युमिनियम है, सबसे बढ़िया ये होना चाहिए। लेकिन इसको बढ़िया नहीं माना गया है। मानने का मतलब नहीं होता ये उस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता वैद्युतिक रूप से जिस प्रकार से चांदी करती है। अब तुलना इनकी कर लो, ये दोनों तो सेम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अंतिम कक्षा में इसके भी 1 है, उसके भी 1 है। फिर चांदी बढ़िया कैसे हो गया, चांदी बढ़िया किस आधार पे हो गया। अब यदि आधार की बात की जाए तो नाभिक से अंतिम कक्षा के परमाणु की दूरी देख लो, मुक्त कितना है वो, ठीक है ना। उस पर लगने वाले जो बल है, अंतराण्विक बल है, उसके मान में देखो, इसकी कक्षाएं देखो 1, 2, 3, 4, अंतिम 5वीं कक्षा इसकी कक्षा 1, 2, 3, चौथी अंतिम कक्षा है। एक कक्षा की दूरी बढ़ जाने से जो बल है वो कम लगेगा, जो अंतराण्विक बल है वो कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा मुक्त होगा। ध्यान रखना, हल्का सा बल लगाने से उसके इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे। तो सबसे बढ़िया चालक इन 3 डायग्रामों के आधार पर तुलना की जाए तो कौन है भी, चांदी, और वैसे चांदी है, ध्यान रखना। अब दूसरा देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर देखो, यहां पे 3 प्रकार के पदार्थ है, ये तीनों की तीनों इंसुलेटर है, अचालक है। ये तीनों की तीनों क्या है, अचालक है। एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है और एक में सल्फर है। अब ध्यान से देखो भी, तो जो ब्रोमीन है उसकी अंतिम परमाणुविक कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2 ये रहे, 2 ये रहे 4, 2 ये रहे 6 और 1 ये रहा 7। 7 वाला तो चालक होना चाहिए। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है, गूगल पे सर्च कर लेना अचालक कौन कौन से हैं, जितने भी तत्व एलिमेंट मिले हैं उनके अंदर ध्यान से देखना। ITI की किताब क्या गलत बता रही है ये मैं नहीं कह रहा कि उसमें तो कुछ त्रुटियां सुधारो, बात उनकी भी सही है, ये भी कुछ हद तक चालक की भांति व्यवहार कर सकता है, लेकिन इसको कुछ बदलाव करना पड़ेगा, परिस्थितियां बदलनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन की अंतिम कक्षा में देखो 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चालक होना चाहिए आईटीआई की किताबों के अनुसार, लेकिन नहीं, इसको अचालकों की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में बात करें सल्फर की, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपके एक आईटीआई लेवल की किताब के अनुसार से चालक होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अचालकों की श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि परमाणु संरचना के नियम भी साथ में शामिल करने पड़ेंगे। नियम कोई एक नहीं है, बहुत सारे नियम है। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं, तो नेक्स्ट डायग्राम में आपको अर्धचालक दिखाए गए हैं। अर्धचालक के लिए सिंपल सी थ्योरी है अभी, अर्धचालक में ज्यादा अपवाद नहीं है कि जिन पदार्थों की अंतिम परमाणु कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 ही हों। चालकों और अचालकों के बीच के हैं 3, 4 से कम है तो चालक, 4 से ज्यादा है तो अचालक, 4 ही है तो अर्धचालक। यहां ज्यादा अपवाद नहीं है। जर्मेनियम में भी अंतिम में 4 है, सिलिकॉन में भी अंतिम में 4 है, कार्बन में भी अंतिम में कितने हैं भी, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन वाले आपके अर्धचालक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहां तक आप लोग शायद थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, लेकिन इससे भी आगे की थ्योरी में यदि जाना चाहो तो वहां भी मैं आपको लेके जाऊंगा। एक थोड़ी सी बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो है इसके पीछे एक और थ्योरी है, इसके पीछे भी एक और थ्योरी है, वहां तक आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि आधुनिक समय में जो आपके एग्जाम आ रहे हैं वो कुछ एडवांस लेवल के आ रहे हैं। अभी सभी ने एग्जाम दिए हैं, उनमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आईटीआई की बुक में मिलते ही नहीं है, तो हमें और आगे निकलना पड़ेगा, अभी ध्यान रखना। तो कुछ नई चीजें आपके ऐड करेंगे। तो अब इससे भी आगे की क्या बात है, तो इससे आगे की बात नहीं है, वैसे बातें तो बहुत पुरानी है, लेकिन आपके आईटीआई की किताबों में नहीं है। तो क्या बात है वो, अब जो थ्योरी आती है वो आती है एनर्जी लेवल की। किसकी आती है, एनर्जी लेवल की। इसको एक और नाम से जाना जाता है बैंड मॉडल। बैंड मतलब बंद किस प्रकार के है। तो एनर्जी लेवल की थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि यदि पदार्थों की संरचना का अध्ययन किया जाए तो यह पता लगता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर 2 प्रकार के बैंड, हाँ ये वैद्युतिक ट्रेड से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है। जब से सॉलिड स्टेट पदार्थों के बारे में हमें पता लगा, ठोस अवस्था युक्तियों के बारे में हमें पता लगा, तब ये थ्योरी ज्यादा प्रचलित हुई है। आज के टाइम में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। हम समझ सकते हैं किस प्रकार से चालक व्यवहार करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है ना, क्योंकि आप ही खुद इससे जुड़े हुए हो, तभी आप लोग समझ जाओगे। अब कहने का मतलब क्या है कि बैंड, ये बैंड क्या चीज है, तो बैंड यानी कि बंद, तो वैलेंस बैंड यानी कि संयोजी बंद और कंडक्टिव बैंड यानी कि चालक बंद, 2 प्रकार के बंदों को दिखाया जाएगा इस डायग्राम के अंदर। अभी बताऊंगा मैं आपको, अच्छी तरह समझाऊंगा। अब क्या कहते हैं कि बैंड जितना ज्यादा बड़ा होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्टिव बैंड के बीच का अंतराल जितना ज्यादा बड़ा होगा, पदार्थ के गुण व्यवहार भी उसी के आधार पे तय होंगे। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, तो वो इस प्रकार से देख लेते हैं अभी। तो आपका जो बैंड थ्योरी है, एनर्जी मॉडल जो है, वो किस प्रकार से दर्शाता है चालक अचालकों को, इस प्रकार से। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसुलेटर यानी कि क्या लिखा है, अचालक। अब ध्यान से, पहले एक तो है कंडक्शन बैंड, वो बैंड जो चालकता का निर्धारण करेगा, और एक है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को सीधे शब्दों में यदि आप समझना चाहो, देखो दोनों चीजें बता देता हूं। कंडक्टिव बैंड का मतलब इस तरीके से ले लो, आपके ये वैद्युतिक ट्रेड के बारे में। वैलेंस बैंड का मतलब इस तरीके से ले लो, ये रासायनिक के बारे में, रासायनिक क्रिया कह सकते हैं इसके आधार पे, और जो वैद्युतिक क्रिया है वो इसके आधार पे। तो सबसे पहले जो इंसुलेटर पदार्थ है उनके अंदर कंडक्टिव बैंड और वैलेंस बैंड का बैंड गैप, ये दोनों बंदों के बीच का अंतराल है, ये काफी ज्यादा है। ये काफी क्या है, ज्यादा है। अब ये जो निशान है ये एनर्जी का है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे एनर्जी का मान क्या होता जाएगा, भी बढ़ता जाएगा। दूसरा आ गया सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्टिव बैंड के बीच का बैंड गैप बहुत ही क्या है, कम है। बैंड गैप कम होने से क्या फायदा क्या नुकसान, तो ध्यान से देखो इस डायग्राम को। वैलेंस बैंड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन गैप ज्यादा होने की वजह से इंसुलेटर जो पदार्थ हैं उनके कंडक्टिव बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये धारा प्रवाह में योगदान नहीं देते, ये क्या बड़े इंसुलेटर या अचालक। उसके बाद में आ जाते हैं सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप देखा जाए तो बहुत ही थोड़ा, यानी कि अगर इंसुलेटर से तुलना की जाए तो कुछ क्या है भी कम है। अब कम होने की वजह से ध्यान से देखो, वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, भी कंडक्टिव बैंड में चले गए, यानी कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्टिव बैंड है, लेकिन बीच में एयर गैप होने की वजह से ये सामान्य रूप से चालक नहीं है। ठीक है, ये चालक नहीं है, ये अचालक भी नहीं है। जब चालक भी नहीं है, अचालक भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, औरत भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो इसको नाम क्या दिया गया, सेमीकंडक्टर। बात आ गई समझ में। अब बातें अंतिम यानी कि कंडक्टर पर। तो कंडक्टिव बैंड के अंदर ध्यान से देखो, जो गैप है बैंड गैप वो है ही नहीं,
जो बैंड गैप है चालकों के अंदर वो है ही नहीं, अर्थात कंडक्टिव बैंड और वैलेंस बैंड दोनों आपस में चिपक गए हैं। इसमें वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जितने थे उससे ज्यादा तो किस में पाए गए भी, कंडक्टिव बैंड के अंदर, और कंडक्टिव बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा कह सकते हो आप, तो ये धारा चालन में योगदान भी क्या देंगे भी, ज्यादा देंगे। तो इस प्रकार से हम इस चीज को समझ सकते हैं। अगर ये फिर भी नहीं समझ में आया तो बहुत ही आसानी से मैं समझा देता हूं आप ही लोगों से, ठीक है ना। दो लोग हैं, एक का नाम है सीता और तो यहां तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, तो आप ही लोगों से समझा देता हूं कैसे आप लोग समझ पाओगे इस चीज को, तो वो देख लेते हैं अभी थोड़ा सा। तो हमारे पास दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति नहीं है वैसे, दो पर्सन है, दो व्यक्ति मान लेते हैं। एक है कोई लड़की और एक है कोई लड़का। ठीक है ना, तो एक लड़का है और एक लड़की है। तो ये जो लड़का है ये रह रहा है मान लेते हैं मोकलसर में, मोकलसर, अर्जुन सर, विजयनगर, कहीं भी रह सकता है, मान लेते हैं मोकलसर में रह रहा है। और ये जो लड़की है ये रह रही है चंडीगढ़ में। कहाँ रह रही है? चंडीगढ़ में। मोकलसर चंडीगढ़, लेना देना ही नहीं है, गैप बहुत ही क्या है, ज्यादा है, कोई इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे, कभी मिले ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन या धारा या प्यार प्यूर इनके मध्य होने का मतलब ही नहीं है। समझ में आ गई ना बात। तो ये अपनी जगह है, खेतों में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कॉलेज जा रही है, इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गैप बहुत ही क्या है, ज्यादा। चंडीगढ़ से मोकलसर की दूरी 500 किलोमीटर है, तो गैप ज्यादा होने की वजह से ये जानते नहीं है एक दूसरे को, तो कोई इनमें लेना देना नहीं है। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाए तो सेम वही यहाँ पे फिर से लड़की, और ये हमारा छड़ा लंडूर बेला ITI करेड़ा, ठीक है ना। अब ये दोनों फिर से, अब कंडीशन थोड़ी सी अलग कर देते हैं। ये जो लड़का है वो तो बैठाई है मोकलसरी है, ठीक है, और ये जो लड़की है ये आ गई राजियासर। कहाँ आ गई? राजियासर। मोकलसर राजियासर ज्यादा दूरी नहीं है, 40 किलोमीटर ही है। कितने किलोमीटर है? 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर है, गैप कम है, कदी कदी मिल गया होना किठा, केड़ा सुरतगढ़ जानता मिल गया होना, कोचिंग में एक सागे जानता होना, ठीक है। तो कहीं जाके आपस में क्या होंगे, मिले होंगे, थोड़ा बहुत इनमें समझ गए होंगे, ठीक है ना कुछ प्यार बटा होगा। तो यहाँ पर कुछ चांस है, ठीक है, मिल भी रहे हैं, नहीं भी मिल रहे, गैप है तो सही, 40 से किलोमीटर का एक किराया हो सी जरूर जासी, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो गैप कम है तो मिलने के चांसेज है। यहाँ तो कोई चांस ही नहीं था, चंडीगढ़ बापड़ा गई, हिम्मत ही कौन बीते दूर जाने की, गेड़ ही को नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैप कम है, आसानी से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार मिल लेंगे। अब बातें हैं नेक्स्ट कंडीशन पर आने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाने में मेरे को भी मजा आ रहा है। तो यहाँ पे वही आ गई जुल्फे लहराती हुई और ओला छड़ो लंडूर, सिगरेटा पिया देखो, ठीक है ना। अब कंडीशन देखो ध्यान से, क्या लिखूं यहाँ पे। अब ये दोनों एक ही शहर में, चाहे ये मोकलसर का ये भी मोकलसर का, कंध और मिला घर की, कन्ने कन्ने ही है, नेड़े नेड़े। जब पास पास है तो भाई ध्यान रखना, धारा प्रवाह जल्दी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये कंडीशन है, भी 3 कंडीशन लागू होती है, चाहे आप बैंड थ्योरी या एनर्जी लेवल के आधार पर देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस आधार पर डिवाइडेशन है, 4 से कम है, 4 से ज्यादा है या 4 है, और चाहे आपके ITI के हिसाब से देख लो। मैंने तीनों बता दिए हैं। अब ये मत कहना कि जी गुरु जी तीनों ही आ जाए पेपर में तो क्या करा, भैया मैं बता दिया, थे जाना थारा जी करे वो करियो, ठीक है। क्योंकि ITI के अंदर या किसी भी ट्रेड के अंदर जो आपके एग्जाम तैयार होते हैं, जो आपके पेपर बनाए जाते हैं, जो व्यक्ति पेपर का निर्माण करता है, उसका भी कुछ दिमाग है, उसने भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ा है। कई बार व्यक्ति जो प्रश्न तैयार करता है उसके उत्तर उसके लिए तो सही होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए शायद सही नहीं होते। उसको समझना, उसको क्लियर करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अगर एक डाउट वाले प्रश्न आते हैं तो उनके डाउट दूर किए जाते हैं, अगर एक से नहीं दूसरे से, दूसरे से नहीं तीसरे से, लेकिन जहां सिमिलर बहुत सारे लोगों के विचार एक जैसे मिल जाएंगे, इसका मतलब उत्तर ज्यादा का। भारत में रह रहे हैं, बहुमत चलता है, ध्यान रखना, ठीक है। गलत भी नहीं चलता, इतना भी नहीं है, विज्ञान बहुमत पे नहीं होता, विज्ञान होता है थ्योरी पर, तर्क पर होता है, ध्यान रखना।
रखना, तर्क आपके सही है तो आपकी बात सही है। तो यहां तक जो चीज हमने पढ़ी थी वो ये समझ लिया था किस प्रकार से कोई पदार्थ चालक की भांति व्यवहार करता है, किस प्रकार से कोई पदार्थ अचालक की भांति व्यवहार करता है और किस प्रकार से कोई पदार्थ अर्धचालक बनता है। तो बात शायद यहां तक समझ में आ गई होगी। अब कईयों के मन में डाउट होगा कि जी बढ़िया चालक कैसा होगा, उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे। तो देखो सबसे पहली बात कि जितने भी तत्व हमें मिले हैं आज तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, उसके बाद में अनेक तत्वों को आपस में मिला के हमने तरह तरह के मिश्र धातु या मिश्रित पदार्थों का भी निर्माण किया, उनका कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत सारे हैं वो। अब वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, वो बढ़िया चालक बनेंगे नहीं बनेंगे। आप लोग क्या करते हो कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही उसको चालक बनाते हो। आपकी किताबों में क्या लिखा है उसकी बात करते हैं। आपकी किताबों में लिखा है कि जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ये यहीं से डाउट शुरू होता है, भी ध्यान रखना। मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक या कम की बात नहीं होती, परमाणु संरचना के अंदर वो किस प्रकार बंधे हुए हैं, किस प्रकार से संरचित है, कैसे रखे गए हैं, हमने अध्ययन किया, उसका ध्यान रखना। परमाणु संरचना के नियम जो है, ठीक है, वो बाद में बने हैं, प्रकृति ने व्यवस्था पहले ही की है, हमने संरचना देख कर नियम बनाए हैं। एक बात विशेष ध्यान रखना, हमने पदार्थों की संरचना को देखकर नियमों का निर्माण किया है, ना कि हमारे नियम बनाने के बाद सारे परमाणु व्यवस्थित हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो अब तक भी थ्योरी ये आधी अधूरी है, इस पे रिसर्च जारी है, अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए हैं इस पे और बहुत सारी थ्योरियां प्रचलित है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब मुद्दे पर आते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। आपके दिमाग में क्या होता है कि जिनके अंतिम कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा का मतलब एक पदार्थ है उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, और एक पदार्थ है उसकी अंतिम कक्षा में केवल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इनमें से बढ़िया चालक कौन सा होगा। ऐसे प्रश्न पहले तो बात है पेपर में आते नहीं है, ठीक है ना, और आते हैं तो वो फिर बनाने वाला भी ऐसा ही होगा। तो 7 और 1 के आधार पे वैसे तो गुणों का निर्धारण नहीं कर सकते, आगे चर्चा करेंगे इस चीज की, लेकिन आपके हिसाब से ये बढ़िया चालक होना चाहिए या ये बढ़िया चालक होना चाहिए, दो ऑप्शन ए बी। बढ़िया चालक कौन सा, जिसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है वो, या जिसके अंतिम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है वो। तो इसका जो उत्तर है वो मैं आप पर छोड़ता हूं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, शायद आप लोग समझ जाओगे। मान लेते हैं ये एक लाइन है, एक रेखा है, और इस रेखा पर एक व्यक्ति है जो चल रहा है, अभी ये रहा एक पर्सन है जो चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। और सेम इसी प्रकार एक दूसरी लाइन है, एक दूसरी रेखा है इस प्रकार से, और इस रेखा के ऊपर व्यक्ति एक नहीं है, व्यक्तियों की संख्या 1 से ज्यादा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति इस लाइन पे दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये जब चल रहा है तो इसके आगे कोई नहीं है, ना इसके पीछे कोई है, तो ये कहीं भी भाग सकता है, जा सकता है। बाधाएं क्या है, कम है, रेजिस्टेंस क्या है, कम है। यहां पर लाइन में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा। आप भी कभी जिंदगी में लाइन में लगे होंगे, जब आप अकेले होते हो तो आपकी बारी जाते ही तुरंत आ जाती है, 50 आदमी लाइन में खड़े हैं तो आप पीछे पीछे वाले नंबर पे हो, तो जैसे जैसे आगे से एक घटेंगे तब जाके आपका नंबर आएगा। तो चलने की रफ्तार, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, विद्युत धारा, चलने की रफ्तार की यदि बात की जाए तो इन दोनों कंडीशनों में ज्यादा तीव्र गति से गतिमान कौन होंगे, एक बिंदु से जल्दी जल्दी कौन निकल पाएगा। यहां पे इसका नंबर आने में इसको आगे 6 स्थान पार करने पड़ेंगे, जबकि इसका नंबर आने में कोई स्थान ही नहीं है, हर बारी ये आएगा। तो अब क्या आप उत्तर देने में सक्षम हो कि कौन से पदार्थ बढ़िया चालक होंगे, जिनकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है वो, या जिसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है वो। तो ध्यान से देखना कि जिस पदार्थ की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है उसको बढ़िया चालक माना जाएगा, उसकी अपेक्षा जिसकी अंतिम कक्षा में 7 है। और यहां से आपका पता लगता है कि बढ़िया चालक कौन से होंगे। तो आप समझ चुके होंगे शायद कि चालकों की अंतिम परमाणु कक्षा, अचालकों की अंतिम परमाणु कक्षा और अर्धचालकों की अंतिम परमाणु कक्षा के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होती है उसी के आधार पर उनके वैद्युतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो अब थोड़ा नोट्स बनाने शुरू करो, हेडिंग लगा लो चालक। तो चालक में आपने क्या लिखना है, तो हेडिंग में लिख लेना चालक, और अंदर लिखना कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं संख्या नहीं लिखवाऊंगा, वैसे मैंने बता सब दिया है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। इनमें से धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, मतलब थोड़ा सा बल, थोड़ी सी वोल्टेज आरोपित करने पे इनमें से धारा प्रवाहित हो जाती है, इनमें से धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं मुख्य चालकों की। तो हमारी ट्रेड के मुख्य चालक कौन से हैं, एक प्रश्न है जो RS-IS लेवल में भी जाता है कि सबसे बढ़िया चालक कौन सा है, सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है, तो एक ही नाम आएगा, ध्यान रखना, सबसे बढ़िया कंडक्टर है आपका चांदी।
ठीक है ना। सिल्वर प्रतीक Ag, कुल इलेक्ट्रॉन 47, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 18 और अंतिम में 1। ये सब याद रखना। वैसे मैं सारे बताते पूरे नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा काम साइंस पढ़ाना नहीं है डीपली से, हमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड साइंस का एक छोटा सा पार्ट लेना है। यदि साइंस नाम का एक विज्ञान नाम का एक पेड़ लें तो पेड़ की बहुत सारी क्या निकलती है, भी शाखाएं निकलती है। खूब सारी शाखाओं में से एक शाखा है आपकी वैद्युतिक शाखा। कौन सी भी? वैद्युतिक, इलेक्ट्रिकल। इस इलेक्ट्रिकल शाखा में भी कुछ ना कुछ टहनियां निकली हुई है। ये रही टहनियां। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल आ गया, आपकी इलेक्ट्रिकल आ गई, लो वोल्टेज आ गई, हाई वोल्टेज थ्योरी आ गई, पावर इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। और इनमें से एक टहनी पर हम सारे लटके हुए हैं और इस टहनी का नाम है ITI, इलेक्ट्रीशियन। समझ में आ गई ना बात। तो ये चीज है भी। इस पेड़ की जरूरत नहीं है एक बारी, क्योंकि पेड़ पूर्ण नहीं देखने हमने। इधर आ जाते हैं वापस। तो सबसे बढ़िया चालक कौन सा है? चांदी है। उसके बाद में और कौन कौन से चालक हैं तो लिख सकते हो। तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है, लोहा है, जस्ता है, टिन है, सीसा है, और भी बहुत सारे मिश्र धातु की बात की जाए तो नाइक्रोम है, मैग्नीन है, यूरेका है। और भी बात करें विशेष धातु की तो पारा है आपका। जो धातु तो है धातुओं में अपवाद, क्योंकि जितने नाम पारे से पहले लिए वो थे सामान्य तापमान पर ठोस में, पारा रहता है किसमें? द्रव में। तो बाकी चीजें बातें करते रहेंगे। अब एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम क्या है, सॉरी एक सारणी है, जिसके आधार पे ये पता लगा लोगे कि कौन से चालक का इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कहां प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना, क्योंकि यदि मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। तो देख लो भी सारणी क्या है, आराम से देख लो। इसको मैं दोहरा भी देता हूं। तो चालक की डेफिनेशन आपको ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद में चालकों के प्रकार लिख दिए, कौन कौन से चालक हैं। अब मुख्य चालक है वह उनके प्रयोग पर आ जाते हैं भी। तो मुख्य चालक में नंबर 1 पे टंगस्टन लिखा है। काफी क्वेश्चन आते हैं, लैंपों के फिलामेंट किसके बनते हैं तो टंगस्टन के बनते हैं। टंगस्टन के बारे में पढ़ लेना। सफेद रंग की धातु है, काफी कठोर होती है, तन्य नहीं है। तो कुछ गुण भी आपकी किताबों में, कुछ काम आप खुद करो, मैं महत्वपूर्ण चीजें ही करवाऊंगा, ध्यान रखना। उसके बाद में नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, 20% क्रोमियम, 80% निकिल। मिश्रण में प्रतिशत की मात्रा याद रखना, प्रश्न आते हैं क्या बनते हैं, हीटिंग एलिमेंट। उसके बाद में यूरेका एक नाम आएगा, 60% तांबा, 40% निकिल, क्या बनेगा, प्रतिरोधक। जिनमें 2 या 2 से अधिक धातुएं मिला दी जाए वो मिश्र धातु कहलाती है। मिश्र धातुओं के गुण एकल धातु से कुछ अलग ही आते हैं। फिर सीसा और टिन दोनों एक साथ ही लिख दिए मैंने। जो सीसा और टिन है वो दोनों एक साथ ही क्यों लिख दिए, क्योंकि इनका प्रयोग एकल बहुत ही कम होता है। वैसे लेड एसिड सेल की प्लेटें शीशे से बनती है, लेकिन ज्यादातर इनका उपयोग फ्यूज वायर और क्या बनाने में, सोल्डर वायर बनाने में। उसके बाद में जस्ता, ज्यादा उपयोग एकल धातु का नहीं है, लोहे पर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए। एक नाम सुना होगा GI, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो लोहे को गैल्वेनाइज्ड प्रक्रिया, गैल्वेनीकरण करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो धातु कौन सी है, जस्ता। अब आता है पित्तल। पित्तल तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। विद्युत के उपकरणों के संयोजक बनाने में, जो स्विच सॉकेट वगैरह के पीछे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट लगे होते हैं वो सारे के सारे किसके बनते हैं, पित्तल के। चांदी का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होता है। एक वीडियो मैंने डाली हुई है चांदी किस प्रकार से, वो जाके आप यूट्यूब पे देख लेना। चांदी का उपयोग होता है रिले, कॉन्टैक्टर व स्टार्टर के संयोजक बिंदु, कॉन्टैक्ट पॉइंट। बहुत ही छोटे वीडियो देखना, पता लग जाएगा। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिश्र धातु, इसका नाम है मैग्नीन। 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकिल से मिलकर बनती है। इसका प्रयोग भी यूरेका की भांति क्या बनाने में किया जाता है, प्रतिरोधक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। धातुएं बहुत है, चालक बहुत है, उनका प्रयोग आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में भी है। इसके अलावा ऊपर देखो ध्यान से, इनमें नाम नहीं लिखा है, एल्युमिनियम ना लिखा मैंने, निकिल का ना नाम लिखा, इसके अंदर लोहे का। तो इन सब का क्या उपयोग है अभी, तो लोहे का प्रयोग बक्से वगैरह, बॉक्स जो आपके जो आपके मॉड्यूल आते हैं इलेक्ट्रिकल के, उनका निर्माण, बाहरी आवरण बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। निकिल आयरन सेल की प्लेटें बनाने के लिए निकिल का। जंगरोधी ये भी धातु है, इसका प्रयोग भी धातुओं पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, जंगरोधी। एल्युमिनियम का प्रयोग तारे वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारी धातुएं हैं। किताब उठाना शुरू कर दो, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह खुद तैयार करना शुरू कर दो। तरीका मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत आप लोगों ने करनी है, मेहनत करोगे आप लोग। देखो आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब होगे, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं कामयाब होऊंगा। तो कामयाबी के लिए आपकी पर्सनल मेहनत
जरूरी है। मेरे द्वारा की गई मेहनत आपकी सहायता कर सकती है, ध्यान रखना, आपको कामयाब नहीं बना सकती। सहायता करके आप खुद की सहायता खुद करोगे और मेहनत करोगे, इंप्रूवमेंट दिखाओगे, तब जाके कामयाबी मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चालक हमने कवर कर लिया, बात करते हैं अचालकों की। टॉपिक लंबे चौड़े हैं, मैं बहुत ही जल्दी जल्दी और शॉर्ट में समझा रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी बाकी पड़ी है। कुछ की शिकायत है जी, हिसाब से तो कोर्स बहुत लंबे टाइम में पूरा होगा। बिल्कुल, मैंने उसको जवाब भी दिया कि कोर्स बिल्कुल लंबे टाइम में पूरा होगा। आईटीआई 2 साल की थी क्या? 2 साल में आपकी सारी किताबें पूरी रूप से पढ़ा दी गई थी क्या? नहीं, पूरी जिंदगी यदि मैं आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड या इलेक्ट्रिकल ट्रेड आपको पूरी जिंदगी पढ़ाता रहूं तो भी उम्र शायद कम पड़ जाएगी, ध्यान रखना। तो टाइम लगेगा भी, बिल्कुल लगेगा, वैकेंसी आए ना आए मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो टाइम लगेगा भी और टाइम आपको देना भी पड़ेगा। लंबे समय की थ्योरी है, कोई 1-2 दिन में सीखी नहीं जा सकती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में आता है आपका अचालक भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अचालक या अचालकों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है अचालक? तो लिख लीजिए, डेफिनेशन हेडिंग लगा लो। अचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो, ना ही हो या बहुत ही कम हो, वे पदार्थ अचालक, रोधक या इंसुलेटर कहलाते हैं। कई नामों से पुकारा जाता है, आपका भी नाम कुछ रखा होगा, मोन, मोनिया, कालिया, पीड़िया, एक ही आदमी के 4-5 नाम निकाल के रख देते हैं। सेम उसी प्रकार से इसको रोधक पदार्थ भी कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं, अचालक भी कहते हैं, और भी आगे धीरे धीरे पता लगेगा। नॉन कंडक्टिव मटेरियल भी कहते हैं, बैड कंडक्टर भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हर एक नाम याद होना चाहिए, पेपर में पता नहीं कौन सा नाम आ जाए आपके। तो बात करते हैं अचालकों की। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। अब खास बात, अचालक पदार्थों के पास चालकों की अपेक्षा 2 एक्स्ट्रा गुण होते हैं। अब वो 2 एक्स्ट्रा गुण क्या है? तो नंबर 1, अचालक पदार्थों के पास पहला गुण होता है उनका उच्च प्रतिरोध। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध। और दूसरा जो गुण होता है वो होता है परावैद्युत दृढ़ता, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सुना होगा नाम, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये सिर्फ और सिर्फ अचालकों के पास होता है, चालकों में ऐसी कोई चीज नहीं है, ध्यान रखना। अब ये क्या चीज है तो वो सुन लो भाई। परावैद्युत दृढ़ता के बारे में मैं बताऊंगा। उच्च प्रतिरोध आप सभी को पता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई जितना ज्यादा होगा अचालक उतना ही बढ़िया कहलाएगा। तो एक टॉपिक लगा लो छोटा सा आपका, परावैद्युत दृढ़ता या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे समझाऊंगा भी। तो क्या लिखेंगे पहले वो लिख लीजिए, बाद में समझेंगे। लिखो, वह अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा, वह अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा जो अचालक की इंसुलेशन लेयर यानी कि रोधन परत, वह अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा जो अचालक की रोधन परत को नुकसान पहुंचाए बिना अचालक पदार्थ सहन कर ले, यानी कि वो मैक्सिमम वोल्टेज जो अचालक पदार्थ अपनी इंसुलेशन लेयर को खत्म किए बिना क्या कर ले? सहन कर ले, उस पदार्थ की परावैद्युत दृढ़ता या परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। समझ में आ गई ना बात? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो मुख्य रूप से बात की जाए तो है वोल्टेज सहन करने की क्षमता। वोल्टेज सहन सीमा कह सकते हो आप भी, तो वोल्टेज सहन करने की सीमा भी कह सकते हो। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। सिर्फ और सिर्फ अचालक पदार्थों की होती है, चालकों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होती है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है किलो वोल्ट प्रति mm। किलो वोल्ट प्रति mm, यानी कि किलो वोल्ट प्रति mm में नापी जाती है। कैसे नापी जाती है उसका भी अभी अध्ययन करेंगे। तो ये लिखने के बाद में हम समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस प्रकार से व्यक्त की जाती है, कैसे मेजरमेंट होता है, कैसे पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकाली जाती है। किताबें उठाना, चालक अचालक टॉपिक मिलेगा, वहां पर एक सारणी मिलेगी, विभिन्न पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी गई होगी उसके अंदर, जाके पढ़ना। हाँ, उसको पढ़ के फिर याद रखना, क्योंकि मैं ले रहा हूं टेस्ट शनिवार को। कब ले रहा हूं? शनिवार को। तो शनिवार को टेस्ट लेऊंगा आपका, ठीक है ना, इसी शनिवार को जो आ रहा है आपका। अब तारीख देख लेना क्या है, उसकी घोषणा मैं आगे कर दूंगा। तो शनिवार को आपका टेस्ट लेऊंगा, जिसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो, छोटी सी वीडियो बना के उसके अंदर मैं प्रदर्शित कर दूंगा। उसकी तैयारी रखना। टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होगा जिसमें मैं आमंत्रित करता हूं इन सभी को जो अलग अलग इंस्टीट्यूट पे या कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक बारी वो टेस्ट दे के देखना भी, जरूर दे के देखना। आपको पता लग जाएगा थ्योरी आपको कितनी आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। तो उस टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो भी।
अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे मेजरमेंट की जाती है। तो एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए निकाल के लाया हूं मैं, आप भी निकाल सकते हो लेकिन आप मेहनत करते नहीं है, क्यों, डिपेंडेबल हो गए टीचरों पर, ठीक है, खुद मेहनत करो, खुद सीखो इस चीज को। तो इस टेस्ट को वैसे तो बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टेस्ट, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टेस्ट, यानी कि वो रोधन परत का ब्रेकडाउन कब होता है, वो टूटती कब है, उसका परीक्षण करते हैं। और इस परीक्षण करने का एक यंत्र है, इक्विपमेंट है जो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई प्रदान करता है। ये आउटपुट के अंदर इसके जो दो टर्मिनल हैं, इनके बीच में यहां से और यहां यदि आप वोल्टेज नापोगे तो ये वोल्टेज किलो वोल्ट से शुरू होती है, 1 किलो, 2, 5, 50, 100, 60, 1 लाख वोल्ट तक, यानी कि 100 किलो वोल्ट तक भी वोल्टेज हो सकती है। अलग अलग प्रकार के परीक्षण यंत्र आते हैं, आपके IIT में भी था ऑयल टेस्टिंग किट, यदि आपने देखा हो तो। इसके दोनों सिरों पर एक एक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये येलो कलर के जो है ये 2 इलेक्ट्रोड है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक अचालक पदार्थ रख दिया। क्या रख दिया, एक अचालक पदार्थ, कुछ भी रख दिया, कागज रख सकते हैं, ऑयल की लेयर भी हो सकती है, ऑयल में डुबो के रख दो तो आ जाएगा। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में गैप रखते हैं अभी, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में यहां जो है ये गैप है, और ये जो गैप होता है ना, ये होता है mm में। किसमें होता है, mm में, मिलीमीटर में। अब ये mm में गैप है और इलेक्ट्रोड इस अचालक पदार्थ के टच है बिल्कुल। अब यहां से इस यंत्र को ऑन करेंगे और सप्लाई वोल्टेज प्रदान करेंगे, और ये जो किलो वोल्ट में वोल्टेज जा रही है वो इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रोड में अचालक के अंदर से प्रवाहित हो रही है। अब अचालक की एक औकात है भी, ठीक है, वोल्टेज का मान अब क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 1 किलो से शुरू करेंगे, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके बढ़ाते ही रहेंगे। कब तक बढ़ानी है, तब तक बढ़ानी है जब तक कि यंत्र ट्रिप ना हो जाए, ये यंत्र क्या ना हो जाए, ट्रिपिंग आ जाएगी इसके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक, उस समय ये बंद हो जाएगा। इसका जो वोल्ट मीटर लगा होगा उस पर कुछ रीडिंग आएगी, वो हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन पहले कुछ देख लेते हैं। अब वोल्टेज बढ़ाते ही जाते हैं तो क्या होगा, हाई वोल्टेज आने से, बल का मान और ज्यादा बढ़ जाने से जो अचालक पदार्थ है उसके अंतिम कक्षा में पड़े हुए वो इलेक्ट्रॉन जो थे, जो चल नहीं पा रहे थे, वो भी क्या होंगे, चलने लगेंगे, और यहाँ हो सकता है इसका ब्रेकडाउन आ जाए, स्पार्किंग सा होगा, ये जो आपका इंसुलेटर ये पंचर हो जाएगा या फट जाएगा। बस उसी कंडीशन में जैसे ही स्पार्क हुआ, आपका ये मीटर उसी जगह वोल्टेज को अपने आप ही रोक देगा। अब इसकी वोल्टेज देखनी है, कितनी वोल्टेज आई, और ये गैप क्या रखा था ये देखना है, और पर mm के हिसाब से वोल्टेज का डिवाइडेशन कर देंगे, किलो वोल्ट पर mm के हिसाब से वोल्टेज का डिवाइडेशन कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो हम एक आंकड़ा ले लेते हैं, अभी हमने वोल्टेज बढ़ाई, कोई पदार्थ लिया, वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और जब हम पहुंच गए थे 60 किलो वोल्ट पर, कितने पर, 60 किलो वोल्ट पर, तो यहां एक स्पार्किंग हुई। आपका इंसुलेटर पदार्थ जो भी लगाया हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा इंसुलेटर पदार्थ का क्योंकि सबकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग है, सारणी का अध्ययन करना, ना मिले मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको भेज दूंगा, वो देख लेना भी। तो 60 किलो वोल्ट पर यंत्र आपका ट्रिप हो गया था, 1 mm का गैप नहीं रखा, गैप मान लेते हैं हमने रख दिया 5 mm का, तो गैप जो रखा था वो हमने कितने mm का रखा, 5 mm का। तो इस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर mm कितनी आई, तो 60 किलो वोल्ट। अब प्रति mm निकालना है तो भाग दे देंगे किसका भी, 5 का, तो 5 एकम 5, 12 पंजू 60, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान आ गया 12 किलो वोल्ट प्रति mm। कोई दिक्कत, इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो ये यंत्र होता है, इसमें तरह तरह के मटेरियल रखे जाते हैं, गैप मेंटेन करने के लिए एक फिक्स गेज प्रयुक्त किया जाता है कि कितने mm गैप होना चाहिए। 2 या 3 तरह के गेज जिसके साथ आते हैं, कोई 2.5 mm रखता है, कोई 5 mm रखता है, बाकी बहुत तरीके के अलग अलग कंपनियां बनाती है, तरीका सबका क्या होता है भी सेम होता है। तो ये अचालक पदार्थ की क्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखना, सारणी पढ़ना भी। अब बात करते हैं प्रमुख अचालक पदार्थों की, तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब अचालक पदार्थों के नाम लिखने हैं, लिख सकते हो किताब से, आप खुद पढ़ो, मैं तो कहता हूं मेहनत करो थोड़ी सी, क्योंकि सरल सा टॉपिक आप लोग कर सकते हो। अबरक हो गया, पीवीसी हो गया, शुष्क हवा, बैकेलाइट, खनिज तेल, पोर्सलिन, एस्बेस्टस, सूखी लकड़ी, स्लेट, मार्बल, ये सब किसके उदाहरण हैं भी, ये सारे के सारे अचालकों के उदाहरण हैं। इन सभी का अलग अलग जगह प्रयोग होता है, किताबों में जैसा लिखा हुआ है वैसे याद कर लो, कोई गलत नहीं है। लगे डाउट है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लो, मैं जरूर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हाँ, ज्यादा कमेंट आ गए तो हो सकता है कुछ देर हो जाए, लेकिन मैं उत्तर देने का प्रयास जरूर करूंगा भी, मेरे प्रयास ये रहेंगे। तो ये थे भी आपके अचालक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपका अंतिम आता है हमारा अर्धचालक। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के बारे में। तो हेडिंग लगा लो अर्धचालक, और क्या होते हैं अर्धचालक, तो लिख लो कि चालकों व अचालकों के बीच का गुण रखने वाले पदार्थ, चालकों व अचालकों के बीच का गुण रखने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं,
अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कि ना तो ये चालक होते हैं ना ही ये अचालक होते हैं, इनके बीच के गुण इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो अर्धचालक है। प्रमुख अर्धचालकों का यदि नाम लिखना है तो वो लिख सकते हो जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। कई किताबों में कार्बन को चालक की श्रेणी में रखा हुआ है। किस श्रेणी में है? चालक मिलेगा आपको, गलत है ये, थोड़ा सा इसको सुधार लेना। कार्बन चालक नहीं है, कार्बन एक अर्धचालक है, क्योंकि इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। डायग्राम पिछले इसी वीडियो के अंदर मैंने बताया था, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है भी? अर्धचालक। तो 3 ही अर्धचालक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। वैसे बहुत हैं, 118 तत्वों के अंदर 2-4 और मिल जाएंगे आपको अर्धचालक, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर ये 3 ही है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में भी 3 नहीं है, केवल एक ही है, कार्बन बुश वगैरह बनाते हैं। वो जो 2 है जर्मेनियम, सिलिकॉन, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जब करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है आपको। तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, चालक, अचालक व अर्धचालक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, वो हमारी चालकता से जुड़ा हुआ है। उस चालकता से जुड़े हुए नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है सुपर चालकता। क्या है भी? सुपर चालकता या अति चालकता भी कह सकते हो इसको, सुपर कंडक्टिविटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये क्या चीज है? तो ये कंडीशन है भी, ये एक चालक पर ही लागू होने वाली एक क्या है? कंडीशन है, परिस्थिति है। आपने एक नाम सुना होगा मैन, मैन आदमी, और एक नाम सुना होगा सुपरमैन। सुना है कि नहीं सुना? स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये मैन ही हैं, लेकिन गुण थोड़े से क्या हैं? अलग हैं। इनकी चालकता, इनकी ताकत, इनकी शक्तियां एक सामान्य आम आदमी से, कॉमन मैन से अलग हैं, इसलिए कॉमन मैन नहीं है, ये क्या बन गए? सुपरमैन। सेम उसी तरह सुपर कंडक्टिविटी या सुपर चालकता है भी। तो क्या है डेफिनेशन? तो लिख लीजिएगा कि अत्यंत निम्न तापमान पर, अत्यंत निम्न तापमान पर कुछ पदार्थों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। मैंने पहले बताया कि किसी भी चीज का रेजिस्टेंस R 0 नहीं होता, रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पंगे घोचेबाजी करने की आदत है। हमने घोचे किए, पता नहीं किसने किए, बताऊंगा उसके बारे में भी। और प्रतिरोध 0 नहीं होता, वो कहता है क्यों नहीं होता, मैं करके दिखाऊंगा, तो उसने दिखाया भी। तो लिख लीजिएगा अत्यंत निम्न तापमान पर कुछ पदार्थों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तब वे सुपर चालक बन जाते हैं। जब निम्न तापमान पर आएंगे तब वे सुपर चालक बन जाते हैं, और सुपर चालकों में से धारा का 100% प्रवाह संभव होता है भी। 100% करंट उसके अंदर से आर पार निकल जाती है। तो ये चीज है, इनके प्रतिरोध का मान लगभग शून्य, या लिख सकते हो शून्य होता है। अब ये सुपर चालक कब बने? ठीक है ना? सबसे पहले किसने बनाया? तो आप यदि लिखना चाहो, आपको इंटरेस्ट है यदि वैज्ञानिक में, तो लिख लो सुपर चालकता की खोज। सुपर चालकता की जो खोज है वो सन 1911 में, 1911 में एक वैज्ञानिक था कैमरलिंद ओंस, कैमरलिंद ओंस ने की थी भी। तो सुपर चालकता के बारे में दुनिया को किसने बताया? कैमरलिंद ओंस ने सन 1911 में। अब कोई पदार्थ सुपर चालक कब बनता है? तो कितना का तापमान निम्न करें? आप लोगों ने कितना का निम्न तापमान देखा है? फ्रिज का देखा होगा, बर्फ जमती है, उसमें -5 या -6-7 डिग्री तक चला जाता है। आइसक्रीम पार्लर में गए होगे, अब पार्लर तो था ना कि डांग ठाला गया, आइसक्रीम वाली दुकान पर कुल्फी लेने गए होना थे, उनके पास जो फ्रीजर रखे होते हैं -30 तक चले जाते हैं वो। उसके बाद में बात करें कि सुपर चालक बनने के लिए कितना माइनस में तापमान चाहिए, तो एक नाम सुना होगा शायद आपने, ये गांव वालों ने ज्यादा सुना हुआ है भाई, ठीक है ना। एक नाम है लिक्विड नाइट्रोजन। क्या नाम है? लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वैसे तो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रतिशत याद रखना, पेपर में मैं कुछ भी दे सकता हूं। नाम मैंने जो ले लिया, नाइट्रोजन नाम लिया, नाइट्रोजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना, बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। ढूंढो, खोज करो, क्योंकि आईटी ट्रेड के जो भी आप एग्जाम आज के टाइम में देने जा रहे हो, 100 क्वेश्चन का पेपर है, 20 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, पता नहीं कहां से आ जाएंगे, साइंस के भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन टफ हो रहा है, ध्यान रखना। तो लिक्विड नाइट्रोजन एक पदार्थ है, और इस पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री। आपने तो माइनस में 5, 10, 15, 20, 30, 40, 70 तक पहुंच गए होगे, क्या पता। इसका टेम्परेचर -196 है। अब दिक्कत है कि -196 पर भी कोई पदार्थ सुपर चालक नहीं बनता। तो इसका एक थोड़ा सा उदाहरण लिख लेते हैं कि सुपर चालक बनता कब है। तो लिख लीजिएगा कि पारा एक उदाहरण है। कौन? पारा।
पारा जो है वो -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपरचालक बनता है। -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 से भी क्या निकल गया आगे। तो ये कंडीशन लाने के लिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, तब जाके कंडीशन प्राप्त होती है। ये -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास के माहौल में जिंदगी भरी कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। पृथ्वी पर तो आने की संभावनाएं बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब पारे की बात करी तो एक दो उदाहरण और लिख लेते हैं। तो एक उदाहरण है आपका टिन। टिन जो है -269.43 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है वो कौन बन रहा है? टिन। टिन है -269.43, 269.43 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टिन है वो सुपरचालक बनता है। और एक और लिख लेते हैं, वो है एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम है वो -271.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपरचालक बन जाता है। तो ये तीन ही उदाहरण है, इसके अलावा तो उदाहरण बहुत है, लेकिन कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, बस इसके बारे में इतनी नॉलेज रखो भी, ठीक है ना। और खोज करनी है करो, गूगल मदद करेगा, मैं इतनी कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ करवाना है भी। तो यहां तक हमारा टॉपिक जो है वो एकदम पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था चालक, अचालक और अर्धचालक। तो मेरे ख्याल से आप मेहनत कर लोगे, पढ़ लोगे। वो सारणियां जो मैंने आपको दी थी, एक तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली सारणी आपको याद होनी चाहिए। एक चालकों के अंदर आपकी किताबों में एक सारणी दी होगी, चालकों का कुछ गलनांक दे रखा होगा, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है कि नहीं दे रखा, वो मेल्टिंग पॉइंट याद करना, गलनांक कि तांबा इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है, एल्युमिनियम इतने पे पिघल जाता है। तो उन चीजों को याद रखना, टेस्ट में वो चीजें लूंगा। टेस्ट कब लूंगा? शनिवार को लूंगा, तो अपनी तैयारी रखना भी। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा पहले टेस्ट में, 50 ही क्वेश्चन दूंगा। टाइम की बाउंडेशन होगी, ध्यान रखना, 50 क्वेश्चन 45 या 50 मिनट, पेपर में भी इतना टाइम मिलता है। कुछ एक न्यूमेरिकल भी छोटे मोटे दूंगा, तब तक मैं 2-4 टॉपिक थ्योरी की और भी करवा दूंगा, वो सारे आएंगे, कुछ अलग भी आएंगे, बाहर से भी आने जरूरी है। सभी लोग उस टेस्ट को देने का प्रयास करना भी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।